हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि संस्कृत विषय का सोल्यूशन लेकर के आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, पेपर बहुत ही अच्छा आया था। अगर आपने सारी की सारी क्लासेस ली होंगी अच्छे से रामेश्वर सर की, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से सही हुए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर संस्कृत की क्लास आपकी चलाई गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर के भी सारे विषयों की तैयारी आप हमारे चैनल से ही करिए। बहुत ही अच्छे से और सुव्यवस्थित तरीके से हमने सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाया है। हर एक विषय के आपको नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर कहीं कोई भी समस्या है तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। 7705 95 45 49। बहुत ही अच्छे से संस्कृत विषय हमने पढ़ाई है और उम्मीद करती हूँ कि आपका सारा का सारा जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है, मासान शब्द का हिंदी में अर्थ लिखिए। महीना, मूंगफली, उड़द या अरहर। तो राइट आंसर दोस्तों महीना है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। उड़द का जो है ये माश है, इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज थे इन दोनों में, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है? क्वार, माघ, अगहन या पूस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अगहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मधु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन लिखिए। तो मधु शब्द रूप जो है इसका जो सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप होता है वो मधुषु होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? इसमें से कौन से पद में संबंध कारक है? प्राचीनतम, संस्कृत, भाषा या विश्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विश्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। अगच्छतम, अगच्छताम, अगच्छत या फिर अगच्छत। इसमें से कौन सा गम धातु का लंग लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है? तो राइट आंसर है अगच्छत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और मध्यम पुरुष द्विवचन पूछा था दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि 5 में से 5 आपके बिल्कुल सही हुए होंगे। अब यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। किन्हीं 4 वस्त्रों के नाम संस्कृत। इतना आसान प्रश्न अभी तक कभी भी नहीं पूछा था आपके संस्कृत विषय में। इतना आसान प्रश्न पत्र कभी नहीं बना था। तो किन्हीं 4 वस्त्रों के नाम, चलिए धोती, जो धोती है, धोती को संस्कृत में कहते हैं अधोवस्त्रम। अधोवस्त्रम, इस तरीके से अधोवस्त्रम। इसके अलावा साड़ी को कहते हैं साटिका, शाटिका। इसके बाद दोस्तों है कपड़ा। कपड़ा को वस्त्रम कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। रुमाल, रुमाल को कहते हैं करवस्त्रम, करवस्त्रम, ठीक है। या करपट भी कहते हैं कपड़े को, तो वो भी आप लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नपुंसक लिंग शब्द किसका बोध कराते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। तो देखिए, जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं संस्कृत भाषा में, नपुंसक लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि ना तो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं ना ही पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, फल यानी कि फलम, आपको ऐसे लिखना था फलम। इसके बाद फिर पुष्प या पुष्पम, पुष्पम। इसके बाद फिर गृहम यानी कि घर। ये सब हैं नपुंसक लिंग के एग्जाम्पल। ये ना तो स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बंदर दौड़ेंगे का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो ये हो जाएगा वानराह धाविष्यन्ति, वानराह धाविष्यन्ति, धाविष्यन्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आपने बिल्कुल सही लिखा होगा, वानराह धाविष्यन्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी शुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी शुक्ति जो है इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? देखिए,
लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी व्यक्ति की ओर स्वयं चलकर आती है, यानी कि जो व्यक्ति मेहनती होता है, उद्योगी होता है, जो पुरुषार्थी होता है, अपने काम में बिल्कुल लगा हुआ व्यक्ति होता है, उसके पास लक्ष्मी, उसके पास धन चल करके आता है। ठीक है, स्वयं चल करके आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 14, 19 एवं 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो 14 को हम क्या लिखते हैं? हम 14 को लिखते हैं चतुर्दश, इस तरीके से चतुर्दश। उसके बाद दोस्तों है पूछा है कि 19 को, तो 19 को हम लिखते हैं नवदश, नवदश भी हम लिखते हैं, और इसको हम एकोन विंशति भी कहते हैं। 19 को एकोन विंशति, ठीक है, एकोन विंशति। इसके बाद एकोन विंशति भी आप लिख सकते थे। इसके बाद है 20, तो 20 को विंशति, विंशति, बस आपको ऐसे लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मातृ शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। देखिए, जो मातृ शब्द रूप है, मातृ शब्द के तृतीय विभक्ति के जो रूप है, एक वचन में है मातरम, ऐसे आपको लिखना था, एक वचन में मातरम, फिर द्विवचन में मातरो, फिर बहुवचन में मातृन, बस ऐसे आपको लिखना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सारे के सारे अत लघु उत्तरीय खत्म हो गए। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख रहे हैं। संज्ञा के भेद स्व उदाहरण लिखिए। तो संज्ञा की परिभाषा हम सभी को पता ही है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संस्कृत में संज्ञा के मुख्य रूप से निम्न भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाती है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको लिखनी थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और फिर इसके एग्जाम्पल। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि मैंने कहा, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाती है। जैसे कि राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु जैसे कि हिमालय यानी कि पर्वत का नाम है, गंगा नदी का नाम है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते थे। फिर जातिवाचक संज्ञा है, किसी जाति या वर्ग को दर्शाती है, जैसे कि वृक्ष, नदी, पुस्तक, यानी कि जो पेड़ है वो किस का है, ये किसका हमको ये नहीं पता है, नीम का है, आम का है, बबूल का है, किसका है नहीं पता है, बस इतना पता है कि हाँ पेड़। इसी प्रकार नदी, कौन सी नदी है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कौन सी है नहीं पता, बस नदी। तो इस तरीके से ये सब जातिवाचक संज्ञा। फिर द्रव्यवाचक संख्या, द्रव्यवाचक संख्या उन वस्तुओं को दर्शाती है जिनमें माप या तोलने का काम होता है, या मापा या तोला जाता है, या जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, जैसे कि जलम पानी, सुवर्णम सोना। ठीक है, इसके बाद समूहवाचक संज्ञा की बात करें हम, तो समूहवाचक संज्ञा में ये समूह को दर्शाते हैं, जैसे कि सेना। सेना का नाम लेते ही हमारे दिमाग में पूरी की पूरी सेना आ जाती है, या पूरा का पूरा एक आर्मी वालों का समूह आ जाता है। फिर परिवार, परिवार भी लोगों का समूह ही होता है। फिर भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा ये भावनाओं, गुणों और अवस्थाओं को दर्शाती है। और जैसे कि सुख, दुख, ज्ञान, यानी कि सुखम, दुखम, ज्ञानम, आपको इस तरीके से लिख देना था। इसके बाद अब हम आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तरीय संस्कृत शिक्षण में आदर्श वाचन की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, जो आदर्श वाचन होता है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आपको ये लिखना था, शिक्षक के द्वारा पढ़ा जाने वाला या शिक्षक के द्वारा जो बोला जाता है, किताब को पढ़ा जाता है, वो आदर्श वाचन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आदर्श वाचन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। आदर्श वाचन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब शिक्षक पढ़ाए तो उसका जो उच्चारण हो स्पष्ट हो। आदर्श वाचन में शिक्षक को स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए। इससे छात्रों को शुद्ध उच्चारण सीखने में हेल्प होती है। फिर है उचित लहजा और स्वर, इसका भी ख्याल रखना है। धीमी गति से, अगर हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो संस्कृत पढ़ाने के लिए हमें बहुत ही धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना होगा, वरना वो तेज पढ़ाएंगे हम तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों को धीमी गति से पढ़ाना चाहिए, ताकि वे शब्दों और वाक्यों को अच्छी तरह से समझ सकें और उनका अनुसरण कर सकें। इसके बाद दोस्तों नियमित अभ्यास, भावपूर्ण अभिव्यक्ति, ये सब चीजें आती हैं आदर्श वाचन की विशेषताओं में।
इसके बाद संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख करिए। तो संस्कृत पढ़ाने की बहुत सारी विधियां हैं। व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, कथा विधि है, नाटक विधि है, अनुवाद विधि है, वाचन एवं श्रवण विधि है। ये सब आपको लिखना था। ठीक है, प्रमुख विधियां। तो अगर आपने प्रश्नोत्तर विधि लिखा तो उसमें आपको ये भी लिखना था कि इस विधि में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तरों के माध्यम से उन्हें विषय की समझ विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना था। अनुवाद विधि में छात्रों को संस्कृत श्लोकों और ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए कहा जाता है, जिससे उनकी भाषा समझ और व्याकरण ज्ञान में सुधार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, 11 से 20 तक के संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। आप देखिए एक तरीके से यही क्वेश्चन इसमें से आप देखिए 14, 19 और 20 अभी अतलगुत्री में भी पूछा था कि इनको संस्कृत में कैसे लिखते हैं, और यहाँ पर फिर 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को पूछ लिया है संस्कृत में। तो 11 को हम क्या कहते हैं? एकादशा। क्या कहते हैं? एकादशा या एकादश। एकादश। इसके बाद 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 15 को इस तरीके से पंचदश, फिर 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, 20 को विंशति। बस आपको ऐसे लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही अच्छा ये श्लोक पूछा हुआ दोस्तों। चलिए देखते हैं। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। ये पूरा का पूरा इसका श्लोक का अर्थ आप देख करके ही इसको समझ जाओगे इसमें क्या कहा गया है। देखिए, प्रथम आयु में विद्या नहीं कमाई, या प्रथम आयु का मतलब 100 वर्ष माना गया है व्यक्ति की आयु, और इसमें प्रथम के 25 वर्ष में विद्या, फिर उसके बाद 25 से जो 50 साल, 26 से 50 साल इसमें, ये जो 25 साल है इसमें धन, फिर जो 51 से लेकर के 75 साल है इसमें पुण्य, और फिर उसके बाद जो लास्ट के 25 साल हैं तो उसमें आप क्या करोगे, कैसे यहाँ पर समझते हैं इसको हम। देखिए, प्रथम आयु में अगर आपने शुरू के प्रथम 25 सालों में जीवन में अगर विद्या नहीं कमाई, पढ़ाई लिखाई नहीं की, द्वितीय आयु यानी कि जो दूसरी आयु उसके बाद शुरू होती है उसमें अगर आपने धन नहीं कमाया, इसके बाद जो तृतीय आयु है 75 साल तक की, उसमें अगर आपने पुण्य नहीं कमाया, तो चतुर्थ तो चौथे या अंतिम आयु जो 76 से 100 वर्ष की है उसमें आप क्या कर लोगे। सिंपल सी चीज आपको लिखना कैसे था, इसका अर्थ प्रथम आयु में विद्या नहीं कमाई, द्वितीय आयु में धन नहीं कमाया, तृतीय आयु में पुण्य नहीं कमाया, तो चतुर्थ आयु में आप क्या करोगे, या अंतिम आयु में आप क्या कर लोगे, यही लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है, संस्कृत शिक्षण में उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्णन करिए। तो कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का हम प्रयोग करते हैं? सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम व्याकरण पुस्तकों का भी प्रयोग करते हैं, शब्दकोश का प्रयोग करते हैं, चित्र और फ्लैश कार्ड, शब्दों और उनके अर्थों को दर्शाने वाले चित्र और फ्लैश कार्ड छात्रों को दृश्य माध्यम से सीखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग करते हैं, खासकर संस्कृत के श्लोकों, कविताओं और नाटकों को ऑडियो वीडियो और रिकॉर्डिंग छात्रों को उच्चारण और अभिव्यक्ति कौशल में सुधार करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ऑडियो वीडियो, नाटक और अभिनय ये भी एक तरीके से आ जाएगा इसी में, शिक्षण अधिगम सामग्री में ही। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखनी थी। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं और इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो गुरु को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, तो इसमें हमें लिखना था गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। इस तरीके से आपको लिखना था गुरुवे नमः, बस ऐसे आपको लिखना था। इसके बाद हम सब पढ़ते हैं, वयम पठिष्या, वयम पठामः, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामः। फिर है
मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। अहम प्रतिदिनम, इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, अच्छे से मैं बता देती हूं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अहम प्रतिदिनम, अहम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम विद्यालयम, विद्यालयम गच्छामि। इसके बाद राम को पत्र लिखा था, तो रामः पत्रम अलिखत। रामः, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, रामः पत्रम अलिखत। अलिखत, अगर इस तरीके से आपने लिखा होगा, अलिखत, त के नीचे हलंत, अलिखत, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा। और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी दोस्तों हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से आप लोग अच्छे से करिए। आपको सारे विषयों के नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, सारे विषयों की चीजें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए, सारे के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आप फिर से एक बार सेकंड सेमेस्टर की भी तैयारी हमारे चैनल से अच्छे से करिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में हम आपको आपके डीएलएड के साथ, यानी कि आपके डीएलएड के एग्जाम के साथ साथ आपके सीटेट और यूपी टेट की भी तैयारी हम कराते हैं। अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड किया है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, पूरे के पूरे क्लास को देखने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। आप अपने सारे विषयों के सोल्यूशन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।